बाहर है। थोड़ा सा मैं अपने जाति का भी चुनाव प्रसार मैं कर रहा हूँ, यूपी गुप्ता जी का पूरा चुनाव प्रसार मैं ही करता हूँ, तो थोड़ा सा वहाँ बिजी हूँ। बाकी का जितने भी कास्ट है, कास्ट वाइज एक एक जो है हर कास्ट से कुछ लोग को हमको निकाल के लाना पड़ेगा। सिर्फ 5-10 जो मेन जाति को ही हम शामिल करेंगे वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि उनका भी अधिकार है और उनका भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होना चाहिए। तो उन्हीं को जो है पार्टी जो है, जो पॉलिटिकल पार्टी को बेवकूफ़ बना के है ना, उनसे वोट लिया करते हैं, तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा। और इसमें मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि किसी भी आदमी का सेंटीमेंट को आहत न करे, किसी भी पार्टी को ना तो हम सपोर्ट करना है, न ही उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध कर सकते हैं, सपोर्ट नहीं करना है। कुछ लोगों में क्या देखता हूँ सोशल साइट पे कि अपना फोटो चिपकाते हैं और पार्टी का प्रमोशन कर देते हैं। किसी भी पार्टी को हमें प्रमोशन ही नहीं करना है। मेरा जो ओपिनियन है, किसी भी पार्टी को नहीं करना है। अभी सर बोले प्रमोट नहीं करना है, उसका विरोध कर सकते हैं। और विरोध भी करना है तो किसी एक आदमी को विरोध आप कैसे कर सकते हैं, पार्टी को करना है। मैं तेली जाति से, कुछ लोग मोदी को गालियाते रहते हैं। अब मोदी को ही सिर्फ क्यों गाली दे रहे हैं, सबको गाली दीजिए, अपनी सरकार को गाली दीजिए, जो है नीति के खिलाफ गाली दीजिए। कॉलेजियम के खिलाफ अभी केंद्र सरकार के कुछ दिन पहले जो है किरण रिजिजू जो कानून मंत्री वो लड़ रहे हैं। जो मैं देखा हूँ, जो न्यूज में मैं तो जाकर देखा नहीं, जो न्यूज आई है, ये तो 70 साल से वही चले, तो सारे पार्टी जिम्मेदार है। सिर्फ रिजिजू क्या चाह रहे हैं, एक प्रतिनिधि सरकार की जाएगी, अच्छा रहेगा नहीं, उस पर बोलिए आप, जो तो बोलिए, पूरा जो है करने के लिए वो लोग तो ये कर रहा है, 1% भी नहीं दे रहा है। वो उसके लिए भी दोनों में टकरार चल रहा है, कानून मंत्री का और केंद्र सुप्रीम कोर्ट का, कॉलेजियम का, दोनों का टकरार चल रहा है। वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम कुछ रखो, कुछ हो जाएगा, देश नहीं होगा भला, लेकिन कुछ तो घुसे तो भला हो जाएगा। दो घुस जाएगा तो भला हो जाएगा, कुछ भला नहीं होगा, लेकिन कुछ हम चाहते हैं दो चल जाए, भला हो जाएगा। तो बोलिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये चीज लास्ट 70 साल से चल रहा है, जब से हमारा देश आजाद हुआ 75-76 साल से, तब से चल रहा है। तो इसके लिए अब स्टेट में तो हमारा चल रहा है, स्टेट में कुछ तो घुसा, लेकिन सेंटर में और दूसरे स्टेट में नहीं है, कुछ स्टेट में हुआ है। तो इस पे हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जाएंगे वहाँ पे, अगर किसी भी अपर कास्ट से लड़ाई करने, उसका जज बैठे रहेगा तो डेफिनेटली उसके ही हक में देगा फैसला, चाहे वो कितना गलत हो। तो यही सब है। तो हमें किसी पार्टी, किसी आदमी पे नहीं, सब पे हमला करना है और हमें अधिकार लेना, एबीसी को इतना मजबूत बनाना है। और मैं पर्सनली मैं जितना कर सकता हूँ, सब लोग बहुत सारा मीटिंग उसमें बोलते हैं हम जान दे देंगे। जान नहीं, दिमाग दीजिए, कहाँ पे हमारा लोग है उसको उठा के लाइए। जान देने की क्या आज़ादी नहीं है, आज़ादी सबसे ज्यादा वोट हमारा है ना, 40-42% है। हम लोग चाहें तो 100 सीट लेके आ सकते हैं, अपना पार्टी लॉन्च कर सकते हैं, या फिर मांग सकते हैं कि हमें इतना दो तो हम आपको पूरा समर्थन देंगे। बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास 1.5-2 साल इलेक्शन का, स्टेट का 2 साल से ज़्यादा है, सेंटर का 1.5 साल से ज़्यादा है टाइम बचा हुआ, कर सकते हैं। इसी के साथ तो मैं अपना पानी पे विराम रखता हूँ। आप इतनी जानकारियाँ, अनुवादियों का खेल ये समझना मुश्किल है और टाइम लगेगा। हमको तो समझ रहे हैं कि नहीं, ये समझिएगा, थोड़ा जो दिखता है ना वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं। तो ध्यान रखिएगा। अभी सुजीत जी इस तरह से बता रहे थे भैया कि रिजू जी चाहते हैं, और रिजू जी और कॉलेजियम में टकराहट है। कॉलेजियम मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ जज, यही ना है कॉलेजियम। बाकी तो कॉलेजियम कुछ नहीं है। कॉलेजियम संवैधानिक संस्था नहीं है, वह असंवैधानिक संस्था है। जी जो भी असंवैधानिक संस्था होगी उसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अपना देश सारा चीज चलता है संविधान से। संविधान के विरुद्ध होगा वो अपराध के श्रेणी में जाएगा, और कोई करता है तो उसको सरकार को सजा देनी चाहिए। लेकिन सरकार उसको सजा ना दे के कॉलेजियम सिस्टम क्या है भाई, इसको समझिए। कि देखिए, इससे पहले भी जो पेट्रोलियम विभाग है, तो पेट्रोलियम विभाग भी अपने हिसाब से पेट्रोल और डीजल के रेट को तय करती थी, और सरकार चूंकि घाटा में भी जाती थी पेट्रोल, तो ये पेट्रोल पंप वाला को डीलर है, पेट्रोल पंप का डीलर मालिक नहीं है, जब चाहे डीलरशिप
उसको कैंसिल कर सकता है। तो उसको जब 10 रुपया 15 रुपया घाटा में चलता था डीजल और पेट्रोल का कीमत, तैयो प्रेशर आता था कंपनी को कि तुम बेचो, सेल कम क्यों है। जब घाटे में चलेगा आपका, आप 10 रुपया 15 रुपया घाटे में कितना हजार माने कितना करोड़ लीटर डेली बिक रहा है, 10 रुपया लीटर पर घाटा है, तो हर कोई चाहेगा कम बिके, सेल मेरा कम हो तो घाटा कम होगा। घाटा भी और सेल बढ़ाने की बात करती है। हमेशा सरकार पर दबाव बना के हजारों करोड़ अनुदान में लिया है। कौन लिया है? तो पेट्रोलियम विभाग के जो कौन है, तो आपका हिंदुस्तान है, इंडियन ऑयल है, भारत है, इस तरह के कई कंपनियां हैं जो पेट्रोल बेचती है, उसका अपना ब्रांच है। तो उसमें भी सरकार अपना एक प्रतिनिधि भेजा कि भाई आप अपने मन मुताबिक नहीं कीजिए, अपनी मनमानी नहीं करिए। तो सरकार के कौन प्रतिनिधि गया वहाँ? तो जो पेट्रोलियम मंत्री है भारत सरकार के, वह पेट्रोलियम मंत्री जो है उसके एक सदस्य होते हैं। अब बाकी लोग कौन होता है? जो पेट्रोलियम विभाग है उसके एमडी होते हैं, मतलब उसके प्रतिनिधि होते हैं एक हर कंपनी का। ऐसा 7-8 बड़ी कंपनियां हैं जो पेट्रोल और डीजल बेचती है। तो 8 लोग रहते हैं उसका, और एक लोग रहता है कौन? भारत सरकार के जो भी पेट्रोलियम मंत्री होंगे वह एक उसके प्रतिनिधि होते हैं, मतलब एक सदस्य होते हैं। 8 लोग ये मिला के कितना हुआ? 9। तो अगर फैसला होगी तो एक का चलेगा, 8 अगर एक तरफ रहेगा तो इसका चलेगा क्या? एक का, क्योंकि बहुमत से फैसला होना है। अभी हम लोग बैठल हैं, यहाँ अगर हम 60 लोग हैं तो 60 लोग में 31 लोग अगर एक तरफ हो जाए, 29 लोग एक तरफ होगा, तो किसका बहुमत होगा? 31 वाला को बात मानना पड़ेगा। जबकि 29 लोग विरोध भी कर रहे हैं तो भी हमको सहमति देनी होगी, आपका समर्थन करना पड़ेगा। तो पेट्रोलियम मंत्री जो है वह खिलाफ भी करती है, अपनी सरकार के पक्ष भी रखती है, उसके बावजूद भी सरकार का पक्ष नहीं चलता है। किसका पक्ष चलता है? किसकी मनमानी चलती है? तो पेट्रोलियम कंपनी का। 5 लोगों की कमेटी है कॉलेजियम। कितने लोगों की कॉलेजियम सिस्टम है? 5 लोगों का। 5 लोगों में एक भारत सरकार के प्रतिनिधि हो जाए, एज ए कानूनी मंत्री हो जाए, तो उसमें कौन जाएगा? एक रहेगा भारत सरकार के कानून मंत्री, 4 कौन रहेगा? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज। ये चारों एक जाति से हैं। तो एक जाति से है और एक परिवार से, देश के मुट्ठी भर परिवार, माने गिने चुने परिवार ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनता है। जबकि अपने यहाँ एक चपरासी बनने के लिए परीक्षा इंटरव्यू देना पड़ता है, और सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज बनेगा जहाँ बिहार सरकार या किसी भी राज्य के प्रधान सचिव, मुख्य सचिव या देश की जो सरकार है, केंद्र की सरकार के भी प्रधान सचिव, मुख्य सचिव को जाने से पहले पसीना छूटने लगता है। उतना अधिकार, उतना पावर है, और उस पोस्ट पर एक खास जाति के लोग उसके जज बन रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं ना? तो 4 लोग जो निर्णय करेगा, एक जो कानून मंत्री होगा उसका कहेगा कि तुम्हारा बात नहीं सुनेंगे, जो हम कह रहे हैं वो करेगा ना, और नहीं उसका दस्तखत नहीं जरूरी है। 4 दस्तखत करेगा तो बिल पास होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। इसका जरूरी है? एक कानून मंत्री की जरूरी है क्या दस्तखत का? किसकी मनमानी चलेगा? इसके बावजूद भी कॉलेजियम में उसका चलेगा। जैसे पेट्रोल में मनमानी चलता है, अगर 2 लोग प्रतिनिधि हो जाएगा अगर भारत सरकार का, तो ये 3 लोग उसका रहेगा। ये 2 का चलेगा कि दस्तखत करना अनिवार्य है। अगर ये 2 लोग दस्तखत भी नहीं करते हैं तो अनिवार्य तो नहीं है, 3 दस्तखत हो गया, पास हो गया, बिल पास हो गया। ये है झूठ मूठ के बेवकूफ़ बना रहा है कि हम आपका एक आदमी रखें, देश के जनता जान जाए कि आपका भी एक आदमी आ गया है, अब जनता समझे को मेरा भी आदमी है, काम वही होगा। इसलिए समझना चाहिए बहुत बड़ा चाल है, कुछ चक्र है जिसमें देना कुछ नहीं है। झूठ बोल के मामला के साथ, क्योंकि देश में चर्चा चल रही है, जुबान पर है, सब लोग का नाम है कॉलेजियम कॉलेजियम कॉलेजियम। जितने भी पिछड़ा अति पिछड़ा ST SC के लोग हैं, हर के जुबान पर, पढ़े लिखे लोगों के जुबान पर कॉलेजियम की बात आ रही है कि इसमें मनमानी कर रही है खास जाति के लोग। तो इसके लिए देखता है कि भाई बदनाम तो केंद्र सरकार हो रही है, वो भी केंद्र सरकार वही चाह रही है जो कॉलेजियम चाहता है। केंद्र सरकार क्या चाहती है? जो कॉलेजियम, वो भी चाहता है कि मनुवादी व्यवस्था बनाए रखे, एक परिवारवाद जो एक ब्राह्मणवाद की व्यवस्था है वो बनाए रखे। ये केंद्र सरकार की भी नीति है, और कॉलेजियम की नीति क्या है? वही नीति है। दोनों की नीति एक है, लेकिन बेवकूफ़ बनाने के लिए कह रहा है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं ताकि लोग समझे, एक आदमी को भेज देंगे, देश की जनता शांत हो जाएगी, फिर जाके वही व्यवस्था रहेगी जो व्यवस्था
पहले से है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको समझना होगा और लोगों को समझाना होगा कि कॉलेजियम में जो रिजू जो बात कर रहा है भारत सरकार के प्रतिनिधि है, और इसमें जो आरएसएस जो कह रहे हैं कि ऐसे करो ऐसे बोलो, देश के जनता से लड़ो, दोनों में टकराहट होगा, तब बाद में कॉलेजियम मानेगा कि एक आदमी दीजिए हम रखेंगे। देखिएगा आने वाला दिन में होगा कि एक आदमी को दीजिए हम रखेंगे और लड़ाई होगा। अचानक रख लेगा तो ये मामला देश नहीं जानेगा, तो दोनों में टकराहट होगा, देश जानेगा। तो कहेगा कि आखिर झुकना पड़ेगा कॉलेजियम को झुकना पड़ा, सरकार के एक प्रतिनिधि रखा, लेकिन फर्क कोई पड़ेगा क्या? कोई नतीजा निकलेगा क्या? कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। जो नतीजा पहले था वही नतीजा आएगी। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना है हम लोगों को। कॉलेजियम फिर प्रतिनिधि भी जाएगा तो हमारा हाल वही होने वाला है जो पहले था। मैंने गुलाम बनाने के जो षड्यंत्र चल रहा है उसमें कहीं ब्रेक होने वाला नहीं है और गति आएगी। और देखिएगा अगर यह सिस्टम रहा, जो व्यवस्था चल रही है, जो सरकार चाह रही है कि हम लोग का रिजर्वेशन समाप्त कर, तो नौकरी में रिजर्वेशन रहेगा और जेंडर से हमारा समाज जा नहीं सकता है। प्राइवेट में तब अच्छे पढ़े लिखे लोगों को उसमें प्राइवेट में नौकरी होगी, हमारा समाज के लोग पढ़ता ही नहीं है, पढ़ेगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले नहीं पा रहा है, तो हम कहीं नहीं रहेंगे। फिर पुनः आ जाएंगे वही खेत खलियान में बस काम करेंगे। धीरे धीरे 100 बरस आते आते हमारा समाज फिर गुलाम हो जाएगा, फिर अंगूठा छाप हो जाएगा, काला अक्षर भैंस की बराबर हो जाएगा। फिर जैसे चाहेगा गोबर के पुजवाएगा, कहीं कुछ पुजवाएगा, फिर सती प्रथा आ जाएगी। फिर आपका नारी जो शुद्धिकरण होता है, हम लोग के बहन बेटी की शादी होती थी तो हम अपनी बेटी बहू को कहाँ भेजते थे? पुरोहित के यहाँ। पुरोहित कौन है? वही पंडित जो पूजा पाठ हमारे घर में आके बेटे को तो हिसाब एकदम 1-1 रुपया करेंगे कि उस समय मम्मी अब चौथी बार सरपंच रही और हम लोग के लिए क्या की। तो हम लोग चाहेंगे कि जो भी प्रतिनिधि बनी है तो और लोगों से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि से उम्मीद है। चलने का आवश्यकता है और पंचायत से ही बिहार में लोग जाएगा, तब हम लोग निष्ठापूर्वक निर्भीक होकर काम करें, न कि सिर्फ नाम के लिए पद किसी को न दिया जाए। ये मेरा अपना विचार है। वैसे लोगों को आप जवाबदेही, चूँकि ये साधारण चीज नहीं है जो आप ये अभियान लेके चले हैं, वह बहुत बड़ा अभियान है जो भारत के जो मूल निवासी है उनके हित में आपने सोचा, चाहे और लोगों ने जो सोचा है, विचारा है। हमारा पूर्वज सब लोग जानते हैं, सभी जो भारत वंशी लोग हैं उनके पूर्वज को गुलाम बनाया गया, तो इतना लंबी कहानी कहने की जरूरत है नहीं। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी मनु समिति को जला दिए। मनु समिति भी पढ़ने का चीज़ है। हम लोगों से अपील करेंगे कि जो मनु समिति उसको आप समझिए, पढ़िए, तब अपने आने वाला पीढ़ी को आप बताइएगा। जयनाथ बाबू भी कुछ बात बोले हैं, महत्वपूर्ण बात बोले हैं कि कुछ पार्टियां आपको देखेंगे कि तेज तराज लोग हैं तो उनको कुछ पद दे दो, और पद के फेर में आपका ही अहित करेंगे। ये जो अति पिछड़े के लोग हैं उन्हीं का हित करेंगे। तो मेरा यही एक निवेदन है कि वैसे लोगों को पद, कोई भी पद हो, दिया जाए जो ईमानदारी पूर्वक अपने भी काम करे और समाज के प्रति निष्ठावान हो। ये मेरा अपना विचार है। इसी चंद सब चल जाओ गलियारी में लड़का निकले वाला है तो उस समय अशुभ हो जाता है। मगर पहले जो कचरा साफ करती हैं फुआ मुस्मात फुआ आके, उस समय ठीक रहता है। सब लोग कहते निकलियो न तक ओते काम होते, लड़का बैठते, ये सब करते। तो ये सब बात अब पढ़े लिखे सब समाज में आए, सब बात को समझना चाहिए। पूरा मूल सार आ गया। एकदम एक लाइन सारे सार आ गया ना, एक लाइन और इसे आएगा समय हम बोलबे करेंगे, मगर आज तो प्रथम दिन आए हैं, बहुत सी बात हमको सोचना समझना है। डंका बजेगा। जो भी बहन आए हुए हैं या भाई हमारे अति पिछड़ा समाज के जो भी लोग हैं, उनको अजय सहनी के तरफ से नमन, और जी और हमारे गार्जियन भीमराव अंबेडकर जी
इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और कहना यह है कि पार्टी में जो भी लोग हैं या संगठन में जो भी लोग हैं, उनके कार्य के ऊपर उनकी दायित्व होना चाहिए और उनका कार्य कम हो और दायित्व दे दिया जाए और वह अपना माने समय को न दे सके तो वैसे दायित्व को देना उचित नहीं है। सबसे पहले यह संगठन जिस समय हुआ उस संगठन में सबसे पहले हम जयनाथ भैया से बैठे और उस समय हम बिल्कुल 5 लोग ही 10 लोग बैठे थे। पहली मीटिंग की बात करें, उस समय कोई लोग नहीं था, हम लोग 10 लोग इस मुद्दा पर बात किए और हम लोग बैठे। इसके बाद सारे लोग धीरे धीरे संगठन में आते चले गए और फिर संगठन को यहाँ तक लाए। तो हमारा कहना है हम 5 से अभी 50 हुए, 60 हुए, 70 हुए। इसी प्रकार आज अगर हमें लगता है कि 80 से 90 लोग अगर जिला की कमेटी में बैठे 100 लोग बैठे हैं तो हमें यह जिला की पूरे 100 कमेटी अगर आगे विस्तार करते हैं तो इसके माध्यम से हमारे कमेटी को जो है हमारे ये आपके अति पिछड़ा ये संघर्ष मोर्चा का जो विस्तार रूप होगा ये बहुत बड़ा रूप होगा और हमारे समाज को अति पिछड़ा समाज के हित के लिए बहुत बड़ा लाभदायक होगा। हम कहीं भी किसी तरह का केस है, मुकदमा है, किसी तरह के हमारे अति पिछड़ा समाज में लोग शोषण करता है हम लोग के ऊपर जो है, कहीं हमारे समाज के लोग 10 गो हैं, कहीं 20 गो हैं, कहीं कहीं ऐसे भी परिवार है उस पर ज़्यादा करके शोषण होता है, उनको वहाँ सम्मान नहीं मिलता है, उस समाज में रहने के बाद उनका मान सम्मान नहीं है। तो हम इस संगठन के माध्यम से चाहते हैं कहना कि कोई भी हल्ली जल्दी, कोई भी जरूरी उसमें हम संगठन चल करके उनके दरवाजे पर उनके माने मुकदमे के बारे में हर चीज़ में हम उनका पहल करेंगे तो हमारे अति पिछड़ा समाज हमारे साथ स्वयं जुटेंगे। हम उनके हल्ली जल्दी में नहीं रहेंगे, हम उनके माने दुख दर्द में नहीं रहेंगे तो कोई हमारे पार्टी के साथ नहीं आएगा। इसलिए कि वह चाहेगा कि आप अपनी राजनीति को मानी कर रहे हैं, जब हम उनका साथ देंगे तब हमारा साथ सब लोग देगा और सब समाज हमारे साथ रहेंगे। और इसी बानी के साथ मैं अपना चाहूँगा कि सभी बड़े भाई, बड़े बुजुर्ग, गार्जियन सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम लोगों को अति पिछड़ा के बैठक में एकत्रित होने के लिए शामिल हुए हैं। हम लोगों का समय बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम लोगों को बहुत तेज़ रफ्तार से चलना है क्योंकि हम लोगों का जो वर्ग है काफ़ी पीछे है और आरक्षण बचाओ अभियान जो हम लोग चला रहे हैं, अगर यह आरक्षण ख़त्म हो जाती है उस परिस्थिति में आज जो हम मुखिया बने हैं तो वह आरक्षण का ही देन है। तो हम चाहेंगे कि आरक्षण बचाने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर मेहनत करें, संघर्ष करें। आरक्षण का मतलब तब समझ में आता है जब नौकरी की बारी हो, जब इलेक्शन चुनाव आता है उस समय यह सब पता चलता है। तो आगे विशेष क्या कहेंगे, हम लोग आरक्षण बचाने का संपूर्ण प्रयास करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ आइए जयप्रकाश जी। नौजवान माता बहन जो भी हैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं और करते रहेंगे जब तक मेरा सांस रहेगा, जो कि संघर्ष में हमें साथ दे रहे हैं, दूर दूर से आकर अपनी समय को बर्बाद करके और हम लोगों को पीछे लग रहे हैं। मगर लगने से नहीं होगा जब तक कि हम चाहेंगे नहीं। नाम पहले के लोगों के है कि अकलबंद से दौलतबंद बन सकता है, मगर दौलतबंद से अकलबंद नहीं हो सकता। अगर हम अकल से काम लेंगे तो उन दौलत वालों को खरीद लेंगे। अकल से काम लेंगे तो दौलत वालों को खरीद लेंगे कब? जब हम अकल लगाएंगे तब। बहुत सारी बातें हैं। आत्मज्ञान तब से हम लोग अभी तक के ज्ञान प्राप्त ही नहीं किए कि अति पिछड़ा में हम क्या हैं नहीं है। हमेशा हम बड़ों लोगों का साथ दिया मगर हमको जानकारी नहीं था कि अति पिछड़ा है क्या।
आज मुझे इस समाज में आने के बाद ये पता चला कि अति पिछड़ा की लड़ने से मेरा भविष्य बनेगा और हमारे गांव की उत्थान होगा। तब हम यही कहेंगे कि संघर्ष में सारे लोग, जैसे अभी दूर दूर से आकर उपस्थित होकर सभी आदमी को मान सम्मान रखे हैं, अगर यही मान सम्मान रखने के लिए अपनी पत्नी हो, बहन हो, लड़की हो, उन लोगों को कान में इस बात को डाले कि हम अति पिछड़ा से मेहनत करने के लिए जा रहे हैं, इसमें हम लोगों को भी सहयोग चाहिए आप लोगों से। और जो अति पिछड़ा में जो क्या बोलते हैं, जो होता है, क्या बोलता है, लोग औरत बारी करते हैं ना, कौन पूजा, शिव चर्चा। तो लोग शिव चर्चा में जो जाते हैं, शिव चर्चा में कोई बड़े लोगों के आदमी कभी नहीं देखे होंगे आप लोग, एक पीस नहीं देखे होंगे। जब भी देखे होंगे तो मात्र मेरा आदमी, सब अति पिछड़ा के लोग आते हैं, डंका ढोल बजाते हैं, डंका ढोल बजा के चले जाते हैं, मगर इसमें अपना प्रश्न एक बार भी लोग नहीं रखा। उसका मनोरंजन कहिए, ये भी कहना ठीक है, जबकि अपने प्रति कुछ सोचा ही नहीं, बिजनेस कर लिया है। तो यही कह के मैं गठन किया है। अति पिछड़ा का तो अथाह भंडार समुद्र है, कितने जात है जो हम गिन नहीं पाते हैं। अब सबका वोट कहाँ जाता है, क्या होता है, हम सब जानने वाले बुद्धिजीवी है, लेकिन अति पिछड़ा में जो कमजोरी है उसको कौन ठीक करेगा, हम ही लोग ठीक कीजिएगा। एक संगठन एकजुट कर करके जो हमारा पार्टी का नामकरण हुआ है, गैरराजनीतिक संगठन हो, आरक्षण बनाओ संघर्ष समिति हो, उसमें लाने का काम करें और इसको लड़ाई को आगे बढ़ाएं। 47 की आदि में जो लड़ाई हुआ था, उस लड़ाई का रूप हम अति पिछड़ा अगर इतने मिल के अगर हम दे देते हैं तो किसी का हिम्मत नहीं है कि हमारा आरक्षण खत्म कर दे। जनाब भाई कहा जो लड़ा गया था, जो हम लोग अला कार्यक्रम हाजीपुर में किए थे, इसका प्रभाव काफ़ी पड़ा है। नगर निकायों में चुनाव जो होना था उसको बंद किया सरकार, उसमें आरक्षण का प्रावधान को ख़त्म कर रहा था। आपको एकता देख करके सरकार ने देर भला तो सही 1-2 महीना के अंदर में घोषणा करके चुनाव कराया। अरे हम लोग जितने कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़ा के लोग हैं, प्रमुख समिति मुखिया के हकदार न है, इसमें हम लोग आए हैं। इसका भी आरक्षण आने वाला दिन में ख़त्म होगा। जो भी व्यवस्था सरकार का है, जो कर रहा है, उसमें कहीं काटने की बात नहीं है। और कोलोजियम का बात है, कुछ लोग बोला, हमको भी कुछ याद आ गया है। सामने हाई कोर्ट से जो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, किस वर्ग के लोग को दिया गया है हम लोग खुद जानते हैं। आप लोग भी अगर समझने वाले लोग हैं तो खुद जानते होंगे। अब कहाँ तक बताया जाए, क्या सिस्टम बना दिया है सरकार, न्यायपालिका का क्या अधिकार दिया है। सरकार और न्यायपालिका दोनों मिला हुआ है, उसमें हम लोग को कहीं से कुछ चल नहीं रहा है। जिसके न्यायपालिका के अधिकार के तहत न्याय होता है वही हत्या कर रहा है, और ज़्यादा करके छोटा वर्ग तीसरा पर प्रहार हो रहा है, दलित पर प्रहार। तो मैं अब ज़्यादा क्या कहूँ, इससे ज़्यादा बोलने की चीज़ नहीं है। प्रखंड में जो कमेटी बना है, जहाँ तक होगा हम मदद करने के लिए तैयार है। हमारा तो हम लोग का तो जीवन 40 साल का बीत गया, यही लालू जी के जिताओ, अति पिछड़ा का नारा दे रहे हैं, नीतीश जी के जिताओ। मैंने लोक दल में क में काम किए, च में किए, कर्पूरी जी के नाम से बना, यही सब करते करते अब तो लास्ट पोजीशन पर हम लोग हैं कि अति पिछड़ा का कहाँ कल्याण होगा भाई। अति पिछड़ा से तो हम लोग फिर स्वर्ग में जा नहीं रहे हैं, हमारा वहाँ अधिकार तो मिल नहीं रहा है। इसी को मजबूत करके हम लोग काम कीजिए, और जो आदमी आगे बढ़ाया उनको ताकत देने का काम कीजिए। मैं यही कहकर अपना बात को समाप्त करता हूँ। अब मैं चाहूँगा कि सुजीत